नाज़रीन, साइंस टॉक्स में आपका खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर के साइंटिस्ट से बात करते हैं, जिनको वैसे भी आम लोगों से बात करने की टाइम का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि वो मोस्टली लैब्स में होते हैं या फिर लाइब्रेरीज़ में होते हैं ताकि वो अपने पेपर लिख पाएँ। तो ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है पूरे लोगों को जो खोज कर रहे हैं कि ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो आज इस टॉक में हम जो साइंटिस्ट यंग साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं वो अर्शद साहब हैं। अर्शद साहब, आपका अर्शद साहब कैंसर के हवाले से काम कर रहे हैं, तो हम इनसे पूछ लेंगे कि हमारे जो इस फील्ड में, आपके फील्ड में की चैलेंजेस हैं इस वक्त की, वो क्या है? ओवरऑल सबसे बड़ी जो चैलेंज है जो कैंसर का है, क्योंकि जो पहले वो रिस्पॉन्ड करते हैं थेरेपी का, कुछ देर के बाद वो रिलैप्स कर जाते हैं। वो रिलैप्स क्यों करते हैं, वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। और एक और चैलेंज है, बहुत सारे कैंसर जो हमारे पास अभी कोई भी उनका थेरेपी अवेलेबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज जो अभी जो साइंस जा रहा है, वो जा रहा है प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी की तरफ। इसका मतलब ये है, जो कैंसर किसी वजह से होगा उसी को हमको डायग्नोज करना पड़ेगा और उसी को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी हम बहुत सारे कैंसर को वन ट्रीटमेंट फिट्स फॉर ऑल, मतलब उसमें हमारे जो कीमोथेरेपी है, डॉक्सिरिबोसिन है, सिस्प्लैटिन है, और हम उनको जनरल देते हैं। बट अभी जो ट्रेंड है उसकी तरफ वो हट रहा है। वो देख रहे हैं पहले वो ड्राइवर क्या है उसी को वो ट्रीटमेंट करें। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है इस टाइम की जो कैंसर फील्ड है। तो नाज़रीन, कैंसर तो ग्लोबली एक सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन कश्मीर के हवाले से एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, वो ये कि एक पर्टिकुलर कैंसर है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के नीचे वाले हिस्से में होता है। कश्मीर में अगर ग्लोबली देखें तो 3 जगह हैं जहाँ ये कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। हम तीसरे नंबर पर हैं। कहते हैं पहले चाइना में होता है, दूसरा जापान में ज़्यादा है, और तीसरा कश्मीर में। अब ये भी एक रिडल है, इसको कैसे सॉल्व करें, इन सवालों का जवाब कहाँ से आ जाएगा। लेकिन उन बातों इस हवाले से बात करने से पहले अर्शद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो लर्निंग कर्व रही, आपने जो रिसर्च किया, आपने जो काम किया, वो कहाँ से शुरू हुआ, स्कूलिंग कहाँ से हुई, चैलेंजेस कौन से थे आपकी लर्निंग कर्व में, और हाउ यू नेगोशिएटेड ऑल दोस टू इवेंचुअली रीच जो IUST का क्रिक वाटसन सेंटर? देखिए, मैं पुलवामा का एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एक छोटी सी जगह है पामपोर टाउन में, वहाँ रहता हूँ। तो इब्तिदाई तालीम छोटी भी नहीं है, हाँ, और छोटी भी नहीं है, टाउन है वो। तो इब्तिदाई तालीम मुझे वहाँ लोकल स्कूल इस्लामिया हाई स्कूल में हुई है अप टू 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद मैं गया इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट बेमना में, मैंने 10+2 वहाँ से किया है। उसके बाद मुझे SP कॉलेज में BSc बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन हो गया। BSc बायोकेमिस्ट्री में मेरा एडमिशन हो गया, वो मैंने SP कॉलेज से कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पे कश्मीर में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, तो हमारी एक ही यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी। वहाँ एडमिशन पाना उस टाइम बहुत ही मुश्किल होता था। वहाँ जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होता था उसमें 8 सीटें ओपन में होती थी। तो हमने वहाँ पे 2006 में वहाँ पे एंट्रेंस दिया। मैंने वहाँ पे ज़ूलॉजी में एडमिशन पाया, केमिस्ट्री में पाया, बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लिया, और बायोटेक्नोलॉजी में। तो फिर मैंने डिसाइड किया इनमें से सबसे अच्छा कौन सा फील्ड है, मैंने बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया वहाँ पे। तो वहाँ से जब हमारा जो मास्टर्स का सफ़र स्टार्ट हो गया, उस दौरान हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी में एक सेमेस्टर होता था, उसको रिसर्च ट्रेनिंग करना पड़ता था। उसके लिए हमको जाना था III रीजनल रिसर्च लेबॉर्ट्री जम्मू। रीजनल रिसर्च लेबॉर्ट्री जम्मू में मैंने वो ट्रेनिंग के 6 महीने में। तो उसी दौरान विद इन MSc मेरा जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है, जिसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के नाम से जाना जाता है, जो कंडक्ट करता है CSIR, वो मैंने MSc में ही किया। तो उस दौरान मुझे नहीं पता था मुझे रिसर्च की तरफ जाना है और मुझे जाना है कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर वहाँ मेरे एक सीनियर थे केमिस्ट्री में, उसने मुझे मोटिवेट किया, आप रिसर्च की तरफ जाओ। तो
मैंने फिर उस टाइम पे जब JRF हो गया था, JRF का मतलब हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करेगा मंथली कुछ पैसा दे के, उस टाइम हमारा 15,000 रुपये मिलता था। तो मैंने फिर PhD के लिए एडमिशन लिया इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, जो एक नेशनल लेबॉर्ट्री है इंडिया की, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेबॉर्ट्री है। तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करता था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता था। तो फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया 2008 में। 2008 में मैंने वहाँ पे एक साइंटिस्ट थी डॉक्टर चारू शर्मा, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे काम करती थी, और मैंने 2015 में ख़त्म किया। 6 साल मैंने PhD में लगा दिया। उसी दौरान फिर मैं फर्दर रिसर्च के लिए मैं US चला गया। वहाँ मैंने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। वहाँ मैंने कैंसर पे काम किया। तो वहाँ मैं 5 साल और रहा वहाँ पे। तो वहाँ मैं प्रमोट हो गया रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर, और 2021 में मैं वापस आ गया कश्मीर। उस दौरान मेरा एक फेलोशिप हो गया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंडक्ट करता है, उसको बोलते हैं रामलिंग स्वामी फेलो। तो मेरा उसमें हो गया था, बहुत ही प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम होता है। तो फिर मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया। उसके बाद जब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया तो हम 3 यंग साइंटिस्ट थे वहाँ पे, जो हमने सेंटर एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। उस दौरान हमने बहुत सारी फंडिंग लाई है डिपार्टमेंट के लिए, जिसका नाम होता है वाटसन एंड क्रिक सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास 3 प्रोजेक्ट अराउंड 2 करोड़ के फंडिंग है हमारे पास, और रिसर्च चल रहा है। अच्छा, ये हम बात करेंगे बाकी मामला पर बाद में, लेकिन ये थोड़ा हमें बता दीजिएगा कि ये जो आपने PhD किया, क्योंकि PhD एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये होता है कैरियर में, बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। तो आपने काम जो किया उसके टेक अवेज क्या थे? टेक अवेज जैसे मैंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, वो कैसे आपको बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इस पर मैंने यूजुअली क्या होता है जब कोई बैक्टीरिया अंदर हमारी बॉडी में आ जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम इसको क्लियर करता है, ठीक है। बट ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये पैथोजेनिक और इतना पैथोजेनिक है, ये हमारी बॉडी में ही रहता है। जो जिस सेल को उसको क्लियर करना था ये उसी के अंदर रहता है, उसी के अंदर अपना बंकर जैसे बनाता है और सर्वाइव करता है। पूरा सिस्टम वो ख़त्म करके अल्टीमेटली जो पेशेंट की डेथ हो गया जो भी होगा तो वो रहता है। तो ये क्या वजह है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इतना पैथोजेनिक है, यूजुअली इसको बॉडी को ख़त्म करना चाहिए। तो वही मैकेनिज्म हम स्टडी कर रहे थे, ये जो बैक्टीरिया होता है ये कौन कौन से प्रोटीन होते हैं ये स्क्रीट करते हैं हमारे बॉडी में, वो जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी को कैसे हाईजैक करते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो आर्मी जिसको बोलते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। जो इसकी एंटीना होता है, रेडार सिस्टम होता है, वो इसको पूरा डिफेंड करता है। तो इसी पे एक प्रोटीन था जिसका नाम था एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन, उस पर मैंने काम किया। ये कैसे हमारी जो सेल है, मैक्रोफेज होते हैं, जो इस पैथोजन को ख़त्म कर देता है, इसको वो कैसे हाईजैक करता है, तो इस पर मैंने अपना काम किया है। फिर इसकी 2-3 स्ट्रेन होते हैं माइकोबैक्टीरियम के, जो एक पैथोजेनिक होती है, नॉन पैथोजेनिक होती है। फिर हमने देखा जो पैथोजेनिक में है और नॉन पैथोजेनिक में, दोनों में ये प्रोटीन है, इनमें क्या फ़र्क है। जो नॉन पैथोजेनिक है ये क्यों नहीं हाईजैक करता है जो होस्ट मशीनरी है, वाइल एज जो पैथोजेनिक है ये कैसे हाईजैक करता है। इस पे मेरा अपना जो PhD का थीसिस था। तो ये जो आपने पाया, तो वो खोज जो थी, हाउ इट बिकेम रिलेवेंट टू further research or to the market in managing this tuberculosis? देखिए अभी क्या हो रहा था, जो पूरी वर्ल्ड में इसको ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल कर, मतलब बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में फिर से वापस इसकी बहुत सारे स्ट्रेन आ रहे हैं, MDR XDR है। बट हमने देखा था जो ये MTB में, इसमें एक प्रोटीन ये जिस पे मैंने काम किया था, ये भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। कैसे पहले पैथोजन में इसका कुछ और स्ट्रक्चर था, ये MTB जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है वहाँ पे कैसे अपना इवॉल्व कर रहा है, जब XDR हो गया वो कैसे इवॉल्व करता है। तो हमने फिर जब अगर हमको डिफाइन करना होगा ये MDR है XDR है, हम इस प्रोटीन को एज ए डायग्नोस्टिक वहाँ पे टूल यूज़ कर सकते हैं। उसका जो सीक्वेंस है हम उसको देख सकते हैं, MDR है ये नॉर्मल है क्या है, तो इसको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप पोस्ट डॉक में चले गए वहाँ पे। तो वहाँ हाँ, वहाँ हमको
तो वहाँ क्या रहा फोकस आपका? वहाँ पहले जब मुझे मिल गया वहाँ पे प्रेसिडेंट पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, उसका मुझे पर ईयर अराउंड $60,000 मिल गए थे, तो वो US फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से था। तो वहाँ पे मैंने यूजुअली प्रोस्टेट कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर पे फोकस किया, 90% प्रोस्टेट कैंसर। तो वहाँ हम देख रहे थे, मैं पहले आपको बताऊँ, जो US में US की पॉपुलेशन है अराउंड 32 करोड़ पीपल, और पर ईयर वहाँ पे 3 लाख लोग इस प्रोस्टेट कैंसर से मुतासर होते थे, 3 लाख लोग, और उनमें से अराउंड 35,000 लोग मर जाते थे पर ईयर, 35,000। और उसके बाद क्या हुआ कि अगर हम देखेंगे ये सेकंड लार्जेस्ट जो डिजीज़, जो कैंसर अराउंड अमंग द कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर इज़ द सेकंड डेडलीस्ट डिजीज़ इन अमेरिका। तो इसका हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ 10,000 पीपल जो वहाँ पे अगर हम देखेंगे 200 लोग उनमें प्रोस्टेट कैंसर उनमें पाया जाएगा 10,000 पीपल में। और अगर हमारे इस सिस्टम में यहाँ पे लोग 10 लोग हैं, एक को लाइफ टाइम में प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। आउट ऑफ 8 और 10 पीपल एक को प्रोस्टेट कैंसर होना ही होना है। और ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ये होता है विद एज, जो अराउंड 65 के अबव होगा, उनमें अगर हम 10 लोग देखेंगे, 10 में से 6 को ये प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। फिर हमने वहाँ पे क्या फोकस था हमारा, वहाँ पे एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी, उसका एक ड्रग होता है, हम देते थे। ये पहले 3-4 साल बहुत अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड करता था, प्रोस्टेट भी ठीक होता था, सब कुछ ठीक होता, बट उसके बाद जब हम देखते थे ये बहुत ही एग्रेसिव आता था, रिलैप्स करके ये मेटास्टेसिस कर जाता था, और इसका फिर ये कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता था। पहले रिस्पॉन्ड करता था, उसके बाद ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो हमारा खोज यही था, ये क्या मैकेनिज्म है इसका, ये पहले रिस्पॉन्ड कर रहा है, 5-6 साल के बाद ये इतना एग्रेसिव वापस आ जाता है और मेटास्टैटिक होता है, बहुत मैलिग्नेंट होता है। तो हमने फिर इसी का मैकेनिज्म ढूंढने की कोशिश की है वहाँ पे। तो हमारा उसमें होता था, हमारा पेशेंट सैंपल होते थे जो लाइव पेशेंट उसके होते थे, हमारा ट्रांसजेनिक माइस मॉडल होता था, हमारा खोज इस पे होता था। तो हम 3 चीज़ें वहाँ पे यूज़ करते थे, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, जीनोमिक्स और ओमिक्स टेक्नोलॉजी को लेके हम इसमें देखते थे कौन सा ये एक जीन है, मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस रेजिस्टेंस का। और हमने वहाँ पे ये भी देखा है, जैसे कोई पेशेंट होता है, सपोज 10 पेशेंट हैं, 10 में से जिनको हम थेरेपी देते हैं उनमें से 5 लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, 5 लोग नहीं कर रहे हैं पहले ही इनिशियल स्टेज में। वो क्या चीज़ है वो जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, तो हमने उनमें खोज करने की कोशिश की है वहाँ पे। How was that research then finally relevant to the next researcher? तो अब तक की कहानी क्या रही? हाँ, जब मैं वापस आ गया यहाँ पे, जब मैं वापस आ गया कश्मीर यहाँ पे, तो जब मैंने देखा तो ये इंडिया का सिचुएशन क्या है प्रोस्टेट कैंसर रिलेटेड, मैंने देखा जो इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, लाइक दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, केरला हो गया, ये सेकेंड लार्जेस्ट डिजीज़ था। 1991 से लेके अब तक इसने 140% जंप किया। तो और फिर जैसे हमारे वहाँ पे अमेरिका में 10,000 लोगों में 200 के करीब प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट हैं, और इंडिया में ओवरऑल ये 11 से 12 लोग हैं, 10,000 लोगों में 11 से 12 लोग ये प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट हैं। और कश्मीर में जब मैंने देखा तो यहाँ पे 3 से 4 लोग ही रिपोर्ट किए गए, 3 से 4 आउट ऑफ 10,000 पर्सन रिपोर्ट किए गए हैं। फिर मैंने देखा ये क्या वजह है जो कश्मीर में ये कम है, ये वाकई कम है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, यहाँ लोग रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, या क्या चीज़ है हमारा डाइट, जो मैंने वो करने की कोशिश की है। तो उसमें हमारा जब हमने वो प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, उसने हमको 50 लाख रुपए दिए उसको स्टडी करने के लिए, ये क्या चीज़ है, ये अंडर रिपोर्टिंग तो नहीं है, या रिपोर्ट हो रहा है तो वहाँ से आगे नहीं जा रहा है, या वाकई में हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो इसको कम होती हैं, प्रोस्टेट कैंसर कम होता है। तो ये वहाँ से मैंने फिर यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अर्शिद साहब, अब आपके पास फंडिंग भी है, हाँ, तो हम कब एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके रिजल्ट्स आएँ, कि वाई वी हैव अ डिफरेंट
pattern in comparison to other parts of the देखिए world? जी, ये स्टडी हमारी स्टार्ट हो गई है, हमारा कोलैबोरेटर है वहाँ पे स्कीम्स में है, जीएमसी में है। विद इन 2 to 3 years इसका हमारे पास पहला पायलट स्टडी में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या चीज़ है वाकई में, ये यहाँ पे कम है ज़्यादा है क्या है, तो ये हमको 3 साल के बाद ये सामने आ जाएगा इसकी जो फंडिंग है। What else are you doing in the Crickson and Watson Center? तो हमारा एक और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट फंड किया, हम इसमें न्यूरो एंडोक्राइन प्रोस्टेट कैंसर होता है। न्यूरो एंडोक्राइन प्रोस्टेट वो कैंसर होता है जिसको अभी तक हमको किसी को नहीं पता इसके ड्राइवर्स क्या है, ये कैसे होता है। नॉर्मल जो प्रोस्टेट कैंसर होता है इसका एक जीन होता है, इसको एंड्रोजन रिसेप्टर बोलते हैं, वो उससे हो जाता है। बट जो न्यूरो एंडोक्राइन प्रोस्टेट कैंसर होता है तो उसका हमारे पास अभी कोई थेरेपी भी नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला था, इसके बायोमार्कर भी हमारे पास नहीं है। तो इसको टैकल करना, इसको डायग्नोज करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे 1.3 करोड़ का ग्रांट सेंक्शन किया है, जो इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसका भी हमको 5 साल का टाइम दिया गया, 5 साल में हम इसमें बता सकते हैं क्या आने वाला है फ्यूचर में। तो अर्शद साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल में इतना टाइम हमको दिया, और आप यू आर इन द मिडल ऑफ 2 मेजर रिसर्च एट क्रिक्सन वाटसन सेंटर। सो हम उम्मीद करेंगे कि जब ये आपकी स्टडी मुकम्मल हो तो हम फिर आएँ, बिल्कुल हम फिर आपकी लैब या लेबोरेटरी में बैठें और बात करें कि हाउ योर सेंटर एंड यू विथ योर रिसर्चर्स वर एबल टू डिकंस्ट्रक्ट अ क्राइसिस दैट लैक्ड आंसर सो फार। तो अर्शद साहब, सो नाइस ऑफ यू।